तो अब मुझे ये बताइए कि लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या? मैम मुझे है। हाँ बोलिए चंचल, मैम ये वैकेंसी जो 167 लिखा हुआ है ना, उसमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में वो वाला बता। हाँ यस, वो बता दो मुझे। 167 कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है जहाँ पे कुछ ग्राउंड्स गिवन है और उन ग्राउंड्स के हिसाब से डायरेक्टर को अपनी पोस्ट वेकेट करनी होती है। मतलब अगर किसी डायरेक्टर के ऊपर सेक्शन 167 अट्रैक्ट हो जाएगा तो उसको अपनी डायरेक्टर की पोस्ट इमीडिएटली वेकेट करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, खाली करनी पड़ती है। तो वो बात स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पर भी लगती है कि अगर 167 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पे लग गया तो उसको भी जगह छोड़नी पड़ेगी। अभी क्या क्या होता है 167 में है आपके सिलेबस में, हम पढ़ेंगे डिटेल में। दिस इज अभी आपके लिए केवल इतना कि ये वेकेशन का ग्राउंड है, राइट? जी मैम। चले आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी फर्स्ट डायरेक्टर की, है ना? और मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होते ही तुरंत जो व्यक्ति कंपनी का कामकाज संभालेगा वही फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएगा। ठीक है, चलिए वही फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएगा। अब होगा कौन फर्स्ट डायरेक्टर? या तो जिस व्यक्ति का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया हो, ठीक है, वो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होगा। और अगर मान लीजिए कि एओए में किसी का नाम नहीं लिखा है, आर्टिकल में किसी का भी नाम नहीं लिखा है, साइलेंट है आर्टिकल्स, तो इन दैट केस एमओए के जो सब्सक्राइबर्स हैं वही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे जब तक कि जनरल मीटिंग में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? मैम जैसे एमओए में ना ऑल द सब्सक्राइबर लिखे होते हैं, उसमें आपने पढ़ाया था, तो ऑल मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत सारे बन जाएंगे वो डायरेक्टर। बहुत सारे नहीं होते एमओए के सब्सक्राइबर, तो मिनिमम प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7। हाँ, और जितने होते हैं उतने फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेक्शन 152 ये कहता है कि एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। ठीक है, जब तक कि कुछ अदरवाइज न कह दिया जाए, आप ये हमेशा माने कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? जनरल मीटिंग में होगा। जनरल मीटिंग में होगा मतलब डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को आप डायरेक्टर बनाना चाहते हैं उसके पास डिन होना चाहिए अंडर सेक्शन 154। मतलब अगर मैं और आप कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो हमारे पास डिन होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास डिन नहीं हुआ तो क्या हम डायरेक्टर बन पाएंगे? नो मैम, नहीं बन पाएंगे। नो मैम, नहीं बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, हर व्यक्ति जो डायरेक्टर बनना चाहता है उसको कंपनी को अपना डिन सबमिट करना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि हाँ, मैं किस बात की डिक्लेरेशन? कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, मैं अपनी कंसेंट देता हूँ, मैं अपनी इच्छा से डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी और डिन भी कंपनी को देना पड़ेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्टर बनना है तो और उसके पास डिन हो, ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? उस व्यक्ति की खुद की। उसको इंश्योर करना है क्योंकि वो खुद ही डिक्लेरेशन देगा कि हाँ मेरे पास डिन है एंड आई एम क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर। बात समझ में आ गई? क्लियर? यस मैम। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है और अगर वो उसके नाम के ऊपर मेजॉरिटी वोटिंग हो जाती है और वो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है, ठीक है, तो वो तभी डायरेक्टर की तरह काम कर पाएगा जब उसने अपनी कंसेंट दे दी है। मतलब जनरल मीटिंग में आप बबलू के नाम पे वोटिंग कराएं और बबलू के फेवर में 51% वोट आने के कारण बबलू बन गए डायरेक्टर। ठीक है, बबलू कंपनी में डायरेक्टर तभी माने जाएंगे, केवल उनके नाम पे वोटिंग होने से बबलू डायरेक्टर नहीं बनते हैं। नाम पे वोटिंग तो होनी ही चाहिए, साथ में बबलू क्या करें?
अपनी कंसेंट कंपनी को सबमिट करें। किस बात की कंसेंट? कि हाँ, मैं अपनी इच्छा से कंपनी में डायरेक्टर की तरह काम करने के लिए तैयार हूँ। और बबलू अपनी कंसेंट कंपनी को देंगे फॉर्म नंबर DIR 2 में। और कंपनी ये कंसेंट किसको सबमिट करेगी? ROC को सबमिट करेगी अगले 30 डेज के अंदर। ठीक है, ये बात काट दीजिएगा जो ब्रैकेट में लिखी है। ये बात समझ में आ गई? बबलू अपनी कंसेंट कंपनी को देंगे और कंपनी ये बात ROC को बताएगी। राइट? जी मैम। नेक्स्ट वन। अब जो हम अगला सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो अगला सेक्शन बात करता है ये रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, इसको समझ लेते हैं पहले हम क्या होता है, फिर हम सेक्शन को रीड करेंगे कि सेक्शन क्या बोलता है। देखिए, हम बात करने वाले हैं रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये स्कूल, ठीक है, स्कूल है और स्कूल में 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट who have paid their full fee, ठीक है, and student who have not paid their full fee। वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी पूरी फीस का पेमेंट स्कूल में कर दिया है और वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी फीस का पेमेंट नहीं किया है। स्टूडेंट, स्कूल ने बोला कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फीस का फुल पेमेंट कर दिया है वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन छोड़ देते हैं, वो अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्होंने अपनी फीस का पेमेंट कर दिया है वो अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने फीस का पेमेंट नहीं किया है दे कांट अटेंड देयर क्लास। ठीक है, तो उन स्टूडेंट ने बोला, अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई क्यों हमने फीस का पेमेंट नहीं किया है। देन स्कूल मैनेजमेंट allowed them to attend the class। स्कूल मैनेजमेंट ने बोला ठीक है आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं, बट केवल कितने लोग? केवल 5। केवल 5 स्टूडेंट जिन्होंने फीस का पेमेंट नहीं किया है वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। अब कंपनी में 12 स्टूडेंट ऐसे हैं, सॉरी स्कूल में 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस का पेमेंट नहीं किया है। मैंने क्या बोला? 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस का पेमेंट नहीं किया है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या बोला? क्लास कितने अटेंड कर सकते हैं? केवल 5। यानी क्लास में केवल 5 कुर्सियां ऐसी लगी है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है हु हैव नॉट पेड द फी। अब एक बात बताइए, इन 5 कुर्सियों पे कौन से 5 बैठे हैं? कितने स्टूडेंट ने फीस का पेमेंट नहीं किया है हमारे एग्जाम्पल में? 12। लेकिन स्कूल में केवल उनके लिए कुर्सियां कितनी है? 5। ठीक है, क्या इस कैटेगरी को कोई चिंता है क्या? नो मैम। हाँ, यानी ये तो फिक्स्ड है इन सेंस ये तो आके अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं स्कूल में, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब समस्या ये कि इस कैटेगरी में से इन 12 में से कौन से 5 इन कुर्सियों पे बैठे?
ठीक है, देखिए 12 ही क्लास के बाहर जाने लायक हैं और 12 ही इन 5 पे बैठने लायक हैं, यानी इन 12 में से कोई 7, 12 में से 5 कुर्सी है तो कोई 7 स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे और कोई 5 रह जाएंगे। ये बात सबको समझ में आती है ना? Yes, ma'am. कोई से Yes, 5 ma'am. बैठेंगे और कोई से 7 बाहर जाएंगे। अब इन 12 ने बोला कि ये क्या बात हुई, कौन से बैठेंगे 5? तो बोले ऐसा करते हैं, एक रोटेशन का कंसेप्ट डाल देते हैं। बोले रोटेशन मतलब, बोले देखो तुम सभी कौन हो, लाइबल टू गो हो। ये सभी कौन है? लाइबल टू गो मतलब क्लास के बाहर जाने लायक है, क्योंकि इन 12 ने फीस नहीं पे की। बट हम तुम्हें कहेंगे यू आर लाइबल टू गो बाय रोटेशन। तुम 12 में से हम रोटेशन से क्लास के बाहर भेजेंगे। बोले रोटेशन से मतलब बोले ऐसा करेंगे, आज कोई से 5 बाहर, आज कोई से 7 बाहर जाएंगे, कल कोई दूसरे 7 बाहर जाएंगे, यानी 12 में से 5 तो रुक जाएंगे और 7 लोग बाहर चले जाएंगे। ठीक है, जो 5, क्या बोला मैंने, जो 5 यहां बैठेंगे, जो 5 यहां बैठेंगे वो क्लास में अपना टेन्योर पूरा करेंगे, और जो 7 बाहर जा रहे हैं, 7 स्टूडेंट्स going outside by rotation। ठीक है, जो स्टूडेंट्स 12 में से बाहर जा रहे हैं, दे में कम नेक्स्ट डे। अगले दिन क्या होगा, उन 7 में से कोई आएगा और इनमें से कोई जाएगा। ये रोटेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया? ये 12 लोग रोटेट होते रहेंगे, 5 रहेंगे, कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे। दिस इज द डेली सीन, यही ऐसा रोज होगा। ठीक है, अब 12 झगड़ा करने लग गए। कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट भी है जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते, बोले तुम तो वैसे भी नहीं पढ़ते, हमें क्लास में बैठे रहने दो। उन्होंने बोला इससे तुम्हें क्या लेना देना, हम भी क्लास में बैठने के अधिकारी हैं, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। अब इन 5 में, इन 12 लोगों में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसा सिस्टम होना चाहिए ना? Yes, ma'am. तो बोला ऐसा करते हैं, बोल देते हैं पहले आओ पहले पाओ। मतलब जो मॉर्निंग में सबसे पहले आ गए वो क्लास में बैठ जाएंगे। ठीक है, बोले सब सेम टाइम पे आते हैं, बोले सब सेम टाइम पे आते हैं तो ऐसा करते हैं, समझदार बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि आज तुम 5 बैठ जाना, कल हम 5 बैठ जाएंगे। बोले नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है लाइफ में, तो फिर क्या करेंगे, लॉटरी, चिट निकाल लेंगे। जिन 5 का नाम आ गया वो 5 बैठ जाएंगे, बाकी के 7 बाहर चले जाएंगे। ठीक सिस्टम है ना बाहर भेजने के लिए? या तो पहले आओ पहले पाओ, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर लॉटरी। सही सिस्टम है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, अब यही सिस्टम कंपनी में एप्लीकेबल होता है डायरेक्टर्स के केस में। ठीक, डायरेक्टर्स के केस में कैसे, देखिए रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। ठीक है, रोटेशन एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। पहले हम बात करते हैं रोटेशनल डायरेक्टर की, और फिर बात करेंगे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की।
नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड टेन्योर वाले डायरेक्टर। फिक्स्ड टेन्योर वाले डायरेक्टर का मतलब क्या? जैसे आपने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में पढ़ा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में। यस मैम। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कितने समय के लिए अपॉइंट हो सकता है? मैक्सिमम 3 consecutive years। 3 कंसेक्यूटिव ईयर। अगर उसको हमने 3 साल के लिए अपॉइंट किया तो क्या वो किसी एनुअल जनरल मीटिंग में अपनी जगह छोड़ेगा या 3 साल पूरे होने के बाद जाएगा? 3 साल पूरे होने के बाद। तो वो 3 साल कैसा, होने के बाद के बाद तो वो कैसा डायरेक्टर हो गया? फिक्स्ड टेन्योर वाला हो गया या नहीं हो गया? मतलब जिस दिन अपॉइंट हुआ था उसी समय उसका टेन्योर फिक्स था। यस मैम। था, ठीक है। तो इसे हम कह देंगे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। और एग्जाम्पल हो गया अभी आपके पास स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, फिक्स्ड टेन्योर होता है, ठीक है। देखिए हमने एक बात पढ़ी थी कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं इन प्लेस दोज हु आर रिटायरिंग। पढ़ा था ना एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस दोज हु आर रिटायरिंग। यानी क्या नॉन रोटेशनल डायरेक्टर एनुअल जनरल मीटिंग में जगह खाली करेंगे क्या? क्या नॉन रोटेशनल डायरेक्टर के सर पे एनुअल जनरल मीटिंग में जाने या आने की तलवार लटकेगी क्या? नो मैम। नो मैम। ये तो फिक्स्ड टेन्योर वाले हैं, जिस दिन अपॉइंट हुए उसके बाद अपना टेन्योर खत्म करके ही जाएंगे। फिर ये रोटेशनल कौन? ये ऊपर वो स्कूल के वो स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी फीस पे नहीं की। यानी इन 12 स्टूडेंट के ऊपर, सर के ऊपर तलवार लटकी हुई थी या नहीं लटकी हुई थी कि इनमें से किसी को भी हम बाहर कर सकते हैं क्लास से? जी मैम। यस मैम। ठीक है। तो रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया? रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब हो गया डायरेक्टर्स whose tenure is liable to retire by rotation। डायरेक्टर whose tenure is liable to retire by rotation, ये वो डायरेक्टर हैं जिनका टेन्योर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। इसका मतलब क्या? यानी ये वो डायरेक्टर हैं जिनको मैं कहूँगी अदर देन फिक्स्ड टेन्योर। इनके अपॉइंटमेंट के समय हमने इन्हें कोई फिक्स्ड टेन्योर 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो यानी फिक्स्ड टेन्योर वाले डायरेक्टर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, रोटेशनल डायरेक्टर्स मतलब जिनका की अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि दे आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, यानी उनका जब नंबर आएगा तो उन्हें डायरेक्टरशिप से जाना पड़ेगा। हुज आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन एट एनुअल जनरल मीटिंग। यानी डायरेक्टर रोटेशन से कहाँ रिटायर होते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग पे। और इस रिटायरमेंट के कारण क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग पे जगह खाली हो जाती है। यस मैम। और जो जगह खाली होगी उसकी जगह हम क्या करेंगे? नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। तो रोटेशनल डायरेक्टर whose tenure is liable to retire by rotation, ठीक है, जो liable to retire by rotation होंगे। अब कितने डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन है? अब देखिए कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, कंपनी तो नहीं बोल सकती कुछ। तो कंपनीज एक्ट में क्या कहा गया? अनलेस अदरवाइज specified by article of association, at least 2/3 of total number of directors
shall be liable to retire by rotation। ठीक है, जब तक कुछ अदरवाइज आर्टिकल्स में न कह दिया जाए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के कम से कम 2/3 डायरेक्टर, कितने, कम से कम 2/3 डायरेक्टर शैल बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन एट AGM। कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15। मान लीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड और उस ABC लिमिटेड में 15 डायरेक्टर हैं। टोटल नंबर का मतलब उस कंपनी में जितने डायरेक्टर हों एट प्रेजेंट। मान लेते हैं हमारी कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं एट प्रेजेंट, तो 15 डायरेक्टर में से कम 2/3 कितने हो गए? कम से कम 2/3 का मतलब 10 डायरेक्टर ऐसे होंगे, 10 डायरेक्टर ऐसे होंगे जिनके सर पे तलवार लटकी हुई है। दे आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मतलब बोर्ड में कम से कम 2/3 डायरेक्टर तो ऐसे होने चाहिए जिनका टेन्योर फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि रोटेशनल डायरेक्टर कौन से होते हैं? जिनका टेन्योर फिक्स्ड नहीं होता। और कम से कम मिनिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए? 2/3। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि सारे के सारे डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन होंगे, तो सारे होंगे फिर। बिल्कुल ठीक, तो सारे होंगे, क्योंकि कम से कम एक्ट क्या कहता है? कम से कम। AOA में इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? जी मैम। यानी 15 में से 10 डायरेक्टर ऐसे होंगे जिनके सर पे तलवार लटकी हुई है। तलवार लटकने का मतलब जरूरी है क्या तलवार गिरेगी? नो मैम, जरूरी नहीं है तलवार गिरेगी, पर जिनके सर पे तलवार गिरेगी उन्हें हम कहेंगे रिटायरिंग डायरेक्टर। यानी एटलीस्ट 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब जितने रोटेशनल डायरेक्टर हैं, एटलीस्ट 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर शैल बी रिटायरिंग एट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब 2/3 में से 1/3, क्योंकि यहाँ पे हम 1/3 किसका कर रहे हैं? बताइए 1/3 किसका कर रहे हैं? टोटल डायरेक्टर का या रोटेशनल डायरेक्टर का? रोटेशनल। और इस एग्जाम्पल में रोटेशनल डायरेक्टर कितने निकल के आए? कितने निकले रोटेशनल? 10। हाँ बिल्कुल ठीक, 10। ठीक है, तो 10 का 1/3 कितना हो गया? 3.33। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन को अगले नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे और कम 3 डायरेक्टर क्या होंगे एक्चुअल में? रिटायरिंग डायरेक्टर, जो एक्चुअल में अपनी जगह छोड़ेंगे। और एनुअल जनरल मीटिंग में जो डायरेक्टर एक्चुअल में रिटायर होते हैं उनकी जगह हम क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ रीअपॉइंटमेंट इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर हम नए डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, और अगर इन्होंने ही बहुत अच्छा काम किया था तो इनको ही दोबारा से रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल एंड रिटायरिंग। यानी रोटेशनल किस में से निकल के आएगा? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से। और रिटायरिंग डायरेक्टर किस में से निकल के आएंगे? टोटल में से, रोटेशनल में से। रिटायरिंग किस में से निकलेंगे? रोटेशनल में से। यानी टोटल में से मैंने क्या निकाला?
रोटेशनल, और रोटेशनल में से क्या निकाला? टायरिंग। रिटायरिंग। यानी एनुअल जनरल मीटिंग पे जो डायरेक्टर को हम अपॉइंट करते हैं वो वैकेंसी किस कारण से क्रिएट होती है? टायरिंग वजह से। रिटायरिंग डायरेक्टर के कारण वो वैकेंसी क्रिएट होती है। बात समझ में आ गई? यस मैम। मैम अगर एओए में प्रोवाइडेड हो अदरवाइज तो अपन उतने ही डायरेक्टर को रिटायर करेंगे ना? सारे, अगर मान लीजिए एओए में लिखा है कि 3/4 डायरेक्टर रिटायर होंगे तो उतने होंगे। ओके मैम। कम से कम, एक्ट कम से कम बोलता है, एओए इससे ज्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, मैम एक बार वो वाला पॉइंट दिखा दीजिए कौन सा हुआ है। ओके। ओके मैम। ओके, देखिए सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन एट एजीएम। नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहे तो सारे डायरेक्टर को रोटेशनल कह सकते हैं, अदरवाइज कम से कम 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आर सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन। और अगर मान लीजिए 2/3, जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल में 1/3 में 0.33 को कंसीडर नहीं किया ना, जी मैम। तो 1/3 में फ्रैक्शन के बाद कुछ आए तो कंसीडर नहीं करना है, लेकिन अगर 2/3 में फ्रैक्शन के बाद कुछ आए तो उसे क्या मान लेना? वो मैथ्स वाला कंसेप्ट नहीं होता 0.5 से नीचे और 0.5 से ऊपर। अगर 2/3 में कुछ फ्रैक्शन आए तो उसे क्या मान लेना? पूरा नंबर कन्वर्ट कर लेना। यानी मान लीजिए अगर बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 10 का 2/3 कितना होता है बताइए? 6.66। 6.66। तो यहाँ पे इसको क्या मान लेना? 7। समझ में आ गई? और जब तक कुछ अदरवाइज ना कह दिया जाए, रोटेशनल डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होते हैं? जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो फिर नॉन रोटेशनल वाले कौन हैं? नॉन रोटेशनल वाले वो हैं जो कि नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। जैसे जनरल मीटिंग में रोटेशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, ऐसे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट कहाँ होता है? जनरल मीटिंग में बाय डिफॉल्ट, मतलब कुछ अदरवाइज ना कह दिया जाए। और अगर और कुछ बात है एओए में तो हम उसको फॉलो करेंगे। टर्म ऑफ ऑफिस नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का फॉर लाइफ भी हो सकते हैं और फॉर स्पेसिफाइड पीरियड भी हो सकते हैं। एक और बात, ये रोटेशनल नॉन रोटेशनल वाली कहानी केवल किस पर एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनी पे। यानी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर के रोटेशन रिटायर की कोई बात जरूरी नहीं है। आप फॉलो करो तो ठीक है, नहीं फॉलो करो तो चलेगा। ये सेक्शन के प्रोविजंस केवल किस पर एप्लीकेबल हैं? केवल पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, नाउ ये काट दो, थर्ड पॉइंट काट दो। लिखा भी है एप्लीकेबिलिटी पब्लिक कंपनी पे है। रिटायरिंग डायरेक्टर क्या लिखा है? देखिए अभी हाँ बोलो। एमडी भी तो नॉन रोटेशनल ही है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसा एओए में लिखा है, जैसा उसके टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा है। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर अभी हमने बात की 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। और एओए चाहे तो सारे डायरेक्टर के रिटायरमेंट की बात कर सकता है। कैसे रिटायर होंगे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। लॉन्गेस्ट इन ऑफिस मतलब जो कंपनी में सबसे पहले आया वो सबसे पहले रिटायर होगा। अगर सारे दोनों सेम टाइम पे आए तो उनके बीच में कोई अग्रीमेंट
हो जाए और या फिर लॉटरी। एक्चुअल में कौन जाने वाला है, कौन से 1/3 जाएंगे, आप 1/3 की गिनती में आओगे या मैं, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर लेते हैं, फीफो फॉलो कर लेते हैं, या फिर आपस में कंसेंट कर लेते हैं, नहीं है तो फिर लॉटरी निकाल लेते हैं। यानी तलवार किसके सर पे गिरेगी? देखिए लटक किसके सर पे रही है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर या रोटेशनल के ऊपर? रोटेशन के ऊपर। और गिरेगी किसके सर पे, रोटेशनल पे या रिटायरिंग पे? रिटायरिंग पे। बात समझ में आ गई? जी मैम। ठीक है, ये पॉइंट स्पेशल कंसीडरेशन का ए पॉइंट काट देंगे, बी भी काट देंगे, थर्ड पॉइंट काट देंगे, ए और बी दोनों काट देंगे। चलिए अब अगली बात, मैंने कहा कि एनुअल जनरल मीटिंग पे डायरेक्टर रिटायर होंगे और रिटायर की जगह नए डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होगा? फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर मैम फर्स्ट एजीएम तक। बिल्कुल, वेरी गुड, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। ठीक है, अब फर्स्ट एनुअल देखिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ और कंपनी की फर्स्ट एजीएम आ गई। ठीक है, इस फर्स्ट एजीएम पे फर्स्ट डायरेक्टर अपनी जगह छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेगा। ये डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं या अपनी पोस्ट वेकेट कर रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं। क्या बोला मैंने? ये फर्स्ट डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं भावना, या अपनी पोस्ट वेकेट कर रहे हैं? हम वेकेंट कर रहे हैं। वेकेट कर रहे हैं, क्योंकि रिटायर तो किसमें से होते हैं? रोटेशनल। उल्टी गिनती शुरू कीजिए, रिटायर कहाँ से होते हैं? रोटेशनल से। और रोटेशनल डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होते हैं, किस जगह पे रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट होके आते हैं? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में। क्या फर्स्ट डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए थे? नो मैम। तो क्या ये डायरेक्टर रोटेशनल या रिटायरिंग हो सकते हैं? नो मैम। तो ये क्या करेंगे? फर्स्ट एजीएम पे अपनी पोस्ट वेकेट करेंगे। अब फर्स्ट एजीएम पे हम ऑर्डिनरी बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे? यस मैम। यानी सबसे पहली बार जनरल मीटिंग में डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होंगे? सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहली बार जनरल मीटिंग में डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होंगे? जनरल मीटिंग में होंगे ना। सबसे पहली बार कौन सी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे? फर्स्ट एजीएम में। तो फर्स्ट एजीएम में। अब फर्स्ट एजीएम में जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, ये रोटेशनल रिटायरिंग की गिनती वाली ये कहानी में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? बैठते हैं मैम। बैठते हैं। यानी अब जो कंपनी की सेकंड एजीएम होगी वहां पे डायरेक्टर रिटायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं मैम। हो सकते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि फर्स्ट एजीएम पे टेक्निकली डायरेक्टर रिटायर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते फर्स्ट एजीएम पे डायरेक्टर रिटायर? क्योंकि फर्स्ट एजीएम से पहले तो कंपनी का कामकाज कौन संभाल रहा था? डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर। और ये रोटेशनल डायरेक्टर नहीं होते तो ये रिटायर नहीं होते, ये अपनी पोस्ट वेकेट करते हैं। यानी टेक्निकली ये रोटेशनल रिटायरिंग का कंसेप्ट कौन सी एजीएम से शुरू होगा? फर्स्ट एजीएम। से। वापस सोच के देखिए, ये रोटेशनल, ये रिटायरमेंट का कंसेप्ट कौन से एजीएम से शुरू होगा? सेकंड एजीएम से शुरू होगा। फर्स्ट एजीएम पे तो रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, लेकिन सबसे पहली बार डायरेक्टर कहाँ रिटायर होंगे? सेकंड एजीएम पे। समझ में आ गया?
यस मैम। किसी को कोई डाउट? मैम जो रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं यस। वो अगले साल वापस अपॉइंट हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, अगर मेंबर्स चाहें। हम और आप मीटिंग में बैठे हैं, मुझे लगता है कि रोटेशनल डायरेक्टर को ही रीअपॉइंट करना है तो हो सकते हैं। और मैम जो रिटायर हो चुका वो वापस नहीं आ सकता? नहीं, आप रीअपॉइंट किसे करोगे? जो रिटायर हो रहा है उसे ही तो रीअपॉइंट करोगे। आपने मुझे सवाल पूछा रोटेशनल डायरेक्टर रीअपॉइंट हो सकते हैं क्या? पहले आप जाओ तो सही, तभी तो हम आपको रीअपॉइंट करेंगे। अगर आप वो रोटेशनल डायरेक्टर हो जिसके सर पे तलवार गिरी ही नहीं, तो क्या आपके शिवम रीअपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी? नो मैम। रीअपॉइंटमेंट किसका होगा? उन रोटेशनल डायरेक्टर का जो रिटायर हो रहे हैं। जो रिटायर ही नहीं हो रहे हैं वो तो वैसे ही बने हुए हैं ना कंपनी में, उनका क्या रीअपॉइंटमेंट करना है? ओके। चलिए, अब हो गया कि एनुअल जनरल मीटिंग आ गई। और कौन सी वाली एनुअल जनरल मीटिंग आ गई? टेक्निकली सेकंड एजीएम आ गई। सेकंड एजीएम पे, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद होने वाली सेकंड एजीएम पे रिटायरमेंट के कारण वैकेंसी क्रिएट होगी या नहीं होगी? वैकेंसी क्रिएट होने का मतलब जगह खाली होगी या नहीं होगी? यस मैम। होगी जगह खाली। एनुअल जनरल मीटिंग पे हमें 4 ऑर्डिनरी बिजनेस करने होते हैं। उनमें से एक होता है अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस दोज हु आर रिटायरिंग। यानी उस एनुअल जनरल मीटिंग में होने वाली वैकेंसी को हम उसी एनुअल जनरल मीटिंग में फिल करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं मैम। करते हैं मैम। कैसे करते हैं? या तो नए को ले आते हैं या सेम को रीअपॉइंट कर लेते हैं। शिवम ओके? ओके मैम। या तो जो जा रहे हैं उन्हें जाने देते हैं, मुझे और आपको अपॉइंट कर लेंगे, या जो जा रहे हैं उन्हें ही रीअपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, बाय अपॉइंटिंग ईदर द रिटायरिंग डायरेक्टर। या तो रिटायरिंग डायरेक्टर को ही अपॉइंट कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को। अगर हमने एनुअल जनरल मीटिंग पे इस तरीके से वैकेंसी को फिल कर लिया तो एजीएम पे जो काम होना चाहिए था वो हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो जो काम होना चाहिए था वो हो गया। और कौन सा काम होता है एजीएम पे? ऑर्डिनरी बिजनेस, और वो हो गया। ठीक है, लेकिन क्या जैसा हम चाहते हैं जिंदगी में वैसा हमेशा होता है क्या? नो मैम। नहीं होता है। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में बैच नंबर 115 के सारे लोग बैठे हुए थे, वही कंपनी के मेंबर्स हैं, और एक दूसरे पे कुर्सियां उठा उठा के फेंकने लग गए। तो क्या रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह क्रिएट होने वाली वैकेंसी फिल हो जाएगी क्या? नो। नहीं होगी। ठीक है, तो वैकेंसी एनुअल जनरल मीटिंग पे फिल नहीं हुई। ठीक है, वैकेंसी एनुअल जनरल मीटिंग पे फिल नहीं हुई। अच्छा एक बात बताइए, अगर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग पे ये डिसाइड कर ले कि हमारे यहाँ तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमें तो ये जगह पूरी करनी नहीं है, मान लीजिए 10 में से 3 डायरेक्टर चले भी जाएं, तो कंपनी की सेहत को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नो मैम। तो अगर एनुअल जनरल मीटिंग पे कंपनी ये रिजॉल्व कर ले नॉट टू फिल दी वैकेंसी, तो चलेगा क्या? चलेगा मैम। चलेगा। ठीक है, तो हुआ क्या, एनुअल जनरल मीटिंग पे वैकेंसी फिल नहीं हुई एंड कंपनी रिजॉल्व्स नॉट टू फिल द वैकेंसी। एजीएम पे वैकेंसी फिल नहीं हुई और मान लीजिए कंपनी ने ये रिजॉल्व कर लिया कि हमें तो वैकेंसी फिल करनी ही नहीं है, तो क्या माने, शांति या अशांति? शांति। शांति। और जब हमने अपॉइंट कर लिया था तो भी शांति। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग पे ना तो वैकेंसी फिल हो रही है और ना ही कंपनी ये रिजॉल्व कर रही है कि हमें वैकेंसी फिल करनी ही नहीं है। कुछ भी डिसीजन नहीं हो रहा है, ना तो हम किसी को लेके आ रहे हैं, ना ये रिजॉल्व कर रहे हैं कि हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी। तो क्या हो जाएगी?
अशांति। अशांति, ठीक है।